हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति से। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वैदिक संस्कृति, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण यह टॉपिक रहने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह टॉपिक आपके हर एक एग्जाम में रहता ही रहता है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू किया जाए। अगर आप सभी लोग आ गए होंगे तो लिखेंगे यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, कमेंट करेंगे यस सर, आई एम रेडी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास या ये सेशन जो कराने का हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सभी एग्जामों को देखते हुए एक क्लास यहाँ पे आपको कराया जा रहा है, जिसमें क्या कराया जाता है, हर टॉपिक यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको एमसीक्यू के थ्रू आपके सारे प्रश्न यहाँ पे कराए जाते हैं। तो चलिए तैयार हैं? तो चलिए, आप सभी लोग का कमेंट भी आने लगा है। चलिए, अब खास तौर पे जो भी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेटेट का कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट का कर रहे हैं, सुपर टेट का कर रहे हैं, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो यह जो क्लास है अति महत्वपूर्ण रहने ही वाला है। ठीक है, और अदर भी एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास रहता ही है। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में आपको चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू कराए जाते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए। पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है ना। देखिए, इस सेशन में जो हमने प्रश्न लिया है वैसे प्रश्न की बात हम करेंगे जो कि हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और जो एक दो से ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अब कुछ इसमें नए भी प्रश्न हमने लिया है। चलिए, तो क्या पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन ए है 7वां, ऑप्शन बी है 8वां, 9वां या 10वां। आपको बताना है कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को भी पता होगा, है ना। तो किससे है, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वां मंडल से यह संबंधित है। क्यों? क्योंकि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है ना, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 10 राज युद्ध बोलते हैं। वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? क्या वो गंगा नदी के तट पर लड़ा गया था, कावेरी नदी के तट पर लड़ा गया था, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था? चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी का आंसर, बहुत लोग का बी आ रहा है और सी आ रहा है ना। तो जितने भी बी वाले हैं उनका क्या हो जाएगा, उनका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि जो परुशनी नदी पे ही क्या किया गया था, 10 राजाओं, ठीक है, 10 राज युद्ध लड़ा गया था, है ना। यानी कि परुशनी नदी के तट पर ही 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है। आपको बताना है कि धर्मशास्त्र में जो भू राजस्व की जो दर है वो क्या है। 1/, यानी कि 1/3 है, या फिर 1/4 है, या फिर 1/6 है, या फिर 1/8 है। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि धर्मशास्त्र में भू राजस्व की जो दर है वो क्या है, 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है। आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। देखिए आप लोग का आंसर 1/8 और 1/4 आ रहा है ना। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि राजू का आ रहा है 1/6, यानी कि सी आ रहा है ना। और अमित का भी आ रहा है, खुशबू का भी सही आंसर आ रहा है, रेखा भी का भी आ रहा है सही आंसर, है ना, अनुराधा का भी सही आंसर आ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए, तो देखिए जितने भी सी आप लोग कर रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि धर्मशास्त्र में जो भू राजस्व की जो दर है वो कितना था, 1/6, यानी कि कितना था, 1/6 था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है ना। पूछ रहा है कि जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ना, वो किस युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बताना है आपको। क्या वो रामायण युग से जुड़ा हुआ है, सूत्र युग से जुड़ा हुआ है, महाभारत युग से जुड़ा हुआ है,
या फिर वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर करेंगे। चलिए आप लोग का आंसर भी आ रहा है। देखिए ये रामायण युग से नहीं जुड़ा है, ठीक है, आप लोग गलत बता रहे हो। और बहुत लोग का भी आ रहा है महाभारत युग से भी आ रहा है, ठीक है। देखिए ना ए होगा नहीं बी होगा, सी होगा, है ना। जितने लोग का भी आप लोग डी कर रहे हो यानी कि ब्राह्मण युग कर रहे हो, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 800 ईस्वी से अगर पूर्व और 600 ईसा पूर्व की काल की बात करें तो वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ है? वो ब्राह्मण युग से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए। किस काल में अछूत, ठीक है, की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, है ना। आपको बताना है कि यह इनमें से वो कौन सा काल था जिसमें, है ना, अछूत की जो अवधारणा है ना वो स्पष्ट रूप से क्या हुआ, स्पष्ट रूप से क्या हुआ, उदित हो गया, ठीक है। क्या ऋग्वेदिक काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ, उत्तर गुप्त काल में हुआ, या फिर धर्मशास्त्र के काल में? ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए आप लोग का बहुत रफ्तार में आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का आंसर आ रहा है ना। डी 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 डी, बहुत लोग का बी भी आ रहा है। देखिए बी वाले आप लोग गलत हो, है ना। इसका जो सही आंसर होगा डी। जितने भी आप लोग डी कर रहे हो ना, आप लोग का सही आंसर है। क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र के काल में। क्योंकि धर्मशास्त्र के काल में ही जो अछूत की जो अवधारणा स्पष्ट रूप से क्या हुआ था, उदित हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, ये तो बहुत इजी प्रश्न है ना। आप लोग बता देंगे क्या भागवत गीता में, यजुर्वेद, यहाँ पे यजुर्वेद होगा, ठीक है, ठीक है, ऋग्वेद या फिर उपनिषद में? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही आप लोग का, यानी कि सी आप लोग कर रहे हो ना, बिल्कुल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में, ठीक है। अब इसको बताओगे कि गायत्री मंत्र के रचना किसने किया था, विश्वामित्रा किसने किया था? आप लोग चलिए बताएंगे कि कौन किए थे। आपका इसका आंसर आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है ना, कौन किए थे? विश्वामित्रा, ठीक है। अगला प्रश्न बताए, ये अगला प्रश्न क्या है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ना। आपको बताना है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का, है ना, किसका? तो पुरंदर शब्द का क्या हुआ, प्रयोग हुआ है। क्या इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, अग्नि के लिए प्रयोग हुआ है, वरुण के लिए, या फिर सोम के लिए? चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो आप लोग का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सभी का आंसर सही है, यानी कि इंद्र के लिए, है ना। तो ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आपको बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में किसका उल्लेख बोल रहा है? शूद्र का उल्लेख, है ना। शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्या वो 7वें मंडल की बात कर रहे हैं, 8वें मंडल, 9वें मंडल, या फिर 10वें मंडल में? चलिए, तो आप लोग का कमेंट देख रहे हैं कि बहुत लोग का सी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो जितने लोगों का सी आ रहा है वो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले गलत हो जाएंगे, और जितने लोगों का डी आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि शूद्र का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में पहली बार, वो 10वें मंडल में ही किया गया है ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहते हैं? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ आप किसे कहते हैं? चलिए बताएंगे। क्या ऋग्वेद को बोला जाता है, उपनिषद को बोला जाता है, या फिर यजुर्वेद को, या फिर सामवेद को? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। जैसा कि देखिए आप लोग का जो सही आंसर आ रहा है, बहुत लोग का सही आंसर आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कुछ ही लोग हैं जैसे कि अमित कुमार हैं, राहुल जी हो गए, और अजय जी हो गए, है ना, विकास जी हो गए, उन लोग का बी आ रहा है। तो बी आप लोग का गलत है, ठीक है। जितने लोग का भी डी आ रहा है, यानी कि सामवेद, सामवेद को ही क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए। चरक संहिता नामक, ठीक है, पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपको बताना है कि ये जो चरक संहिता क्या है, एक पुस्तक है ना, तो किस विषय से क्या है, संबंधित है? क्या वो धर्म से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, या फिर चिकित्सा से संबंधित है? चलिए आप लोग का आंसर तो बहुत फास्ट ही आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी 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 बिल्कुल सही है। जितने भी डी कर रहे हो ना आप लोग को सही है, यानी कि चिकित्सा से वो क्या है, चरक संहिता संबंधित है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि भारत के किस स्थल की खुदाई से, है ना, लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं? क्या वो तक्षशिला है, अतरजी खेड़ा है, या फिर कौशाम्बी है, या फिर हस्तिनापुर है? ठीक है, चलिए बिल्कुल। देखिए हस्तिनापुर जितना भी आप लोग डी कह रहे हो वो गलत है। डी ऑप्शन तो होगा नहीं सबसे पहले, है ना, ठीक है, यानी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो।
ठीक है, अब आप लोग को सही आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा इसका, अतरजी खेड़ा, है ना। तो जो पहला जो वो भारत की जो स्थल की बात किया जाए जहाँ पे जिस खुदाई से लोह धातु के जो प्रचलन के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले थे, वो कौन सा हो जाएगा, अतरजी खेड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, क्या भाषा समूह को इंगित करता है, नृजाति समूह को इंगित करता है, या वरी को जन को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, तो आर्य शब्द इंगित करता है किसको करता है, चलिए आप लोग इसको बताएंगे। चलिए देखिए, आप लोग का जो आंसर आ रहा है ना, इसका आंसर आप लोग गलत कर रहे हो। देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, जितने भी बी कर रहे हो गलत है, ए वाले भी आप लोग गलत है ना। तो आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता था। ठीक है, तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को वो क्या करता है, इंगित करता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए प्रश्न को। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। सबसे पहले समझिएगा प्रश्न को कि ऋग्वेद का वो कौन सा 6 मंडल है जिनको वंश मंडल क्या कहते हैं, ये वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम लोग उसको गोत्र मंडल कहते हैं। क्या वो दूसरे दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक की बात कर रहे हैं, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक की बात कर रहे हैं, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक की बात कर रहे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर ऋग्वेद की बात करेंगे ना, तो 6 मंडलों का जो वंश होता है ना, वंश मंडल जो बोलते हैं या फिर गोत्र मंडल बोला जाता है। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, यानी कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को क्या बोलते हैं हम लोग, वंश मंडल के नाम से या फिर गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है ना। मनुस्मृति जो है वो किससे संबंधित है, क्या कानून से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है, या फिर राज्य कार्य पद्धति से संबंधित है। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। जैसे कि राजू जी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है अर्थशास्त्र से, है ना, तो वो गलत है। ठीक है, चलिए मोहन जी का ए आ रहा है कानून से, मोहन जी आपका भी गलत आंसर है ना। देखिए जितने भी सी आप लोग कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। क्या है, वो तो समाज समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति किससे है, तो समाज क्या है, समाज से संबंधित है ना, याद रखेंगे आप लोग। मनुस्मृति बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, अब अक्सर इसको क्या करके आते हैं वहाँ पे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, मनुस्मृति किससे है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ठीक है, या फिर किसने दिया था, आपको बताना है आर्यों को, है ना। आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष था वो किसने लिया था, ए सी दास जी के द्वारा, ठीक है, या फिर जोकोबी के, या फिर बीजी तिलक, या फिर पार्जिटर। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही आ रहा है, जितने लोग आप लोग सी कर रहे हो ना, बिल्कुल सही, सभी लोग का आंसर सही है, क्योंकि बीजी तिलक यानी कि बीजी तिलक ने ही क्या किया था, आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने बताया था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्राचीनतम पुराण, है ना, यहाँ पे क्या होगा, पुराण। ठीक है, पुराण, है ना, प्राचीनतम पुराण है, क्या है, नारद स्मृति है, मनु स्मृति है, या फिर पराशर स्मृति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग चलिए इसका आंसर करेंगे। तो जो प्राचीनतम जो पुराण है, चलिए आप लोग पहले इसका आंसर करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ए और बी आप लोग का आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो ए वाले आप लोग क्या हो जाओगे, सबसे पहले गलत हो जाओगे, है ना। प्राचीनतम पुराण की बात करेंगे तो वो मनु स्मृति हो जाता है, क्या हो जाता है वो, मनु स्मृति। बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक जो प्राचीन कौन है, आपको बताना है कि इन ग्रंथों में से जो सर्वाधिक प्राचीन कौन है, क्या इतराई ब्राह्मण है, ठीक है, क्या आपका पंचविश ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण है, या फिर सतपथ ब्राह्मण है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में पूछा जा रहा है कि जो सर्वाधिक प्राचीन जो कौन है ना, ये त्राई है, या फिर पंचविश है, या फिर गोपत है, या फिर सतपथ ब्राह्मण है। तो आप लोग का आंसर आ रहा है ए और सी। ठीक है, ए और सी, यानी कि आप लोग कह रहे हो ए वाले कि इतराई ब्राह्मण होगा, और सी वाले कह रहे हो कि गोपत ब्राह्मण होगा, है ना, जो कि दोनों आप लोग जो ऑप्शन बता रहे हो ए और सी दोनों गलत है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, ब्राह्मण ग्रंथों में जो सर्वाधिक जो प्राचीन है वो कौन है, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, जितने भी डी वाले हो ना आप लोग बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो सर्वाधिक प्राचीन जो माना जाता है, किसको माना जाता है, सतपथ ब्राह्मण को माना जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। क्या था बोला जा रहा है कि सभा, है ना, और समिति क्या थी, प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। आपसे पूछ रहा है सभा और समिति क्या थी, प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। क्या वो ऋग्वेद में मिलता है, क्या यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, या फिर अथर्ववेद में मिलता है। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, बिल्कुल गलत आप लोग आंसर कर रहे हो। पूछ क्या रहा है प्रश्न की सभा और समिति जो प्रजापति की क्या थी, दो पुत्रियां थी, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद में तो मिलता नहीं है। अगले चलिए ये आप लोग जितना भी ए कर रहे हो ना, देखिए ये आप लोग जितना भी कर रहे हो, ये वाला क्या होगा, ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा आप लोग का, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। आगे बताइए। जितना भी सामवेद कर रहे हो, सामवेद भी गलत है। चलिए यजुर्वेद और अथर्ववेद में आप इसको बताएंगे। देखिए यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये गद और पद में दोनों में लिखा गया है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद में दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां की जो बारे में उल्लेख जो किया गया है वो अथर्ववेद में किया गया है। किस वेद में उल्लेख किया गया है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति की जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रचना में नारी को सूर और पासा के साथ तीन प्रमुख, है ना, बुराइयों में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा रचना है जिसमें नारी को सूर और पांसा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, सूर, है ना, ये सूर है, और पांसा के साथ, है ना, तीन प्रमुख बुराइयों को शामिल किया गया है। क्या वो शतपथ ब्राह्मण है, जावला उपनिषद है, छंदोगय उपनिषद है, या फिर मैत्रायनी संहिता है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, है ना। देखिए जितना भी आप लोग जावला उपनिषद बता रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जितने भी आप लोग बी कर रहे हो वो गलत है। सी वाले, देखिए आप लोग सी वाले भी गलत है, ठीक है। अब आप लोग को हम आपको दो ऑप्शन बताते हैं, ठीक है, ए और डी। आप लोग इसमें से बताइए क्या आंसर इसका होगा। चलिए बी और सी तो होगा नहीं, है ना, जितने भी आप लोग बी कर रहे हो सभी लोग का गलत है, सी वाले भी गलत है। आप लोग ए और डी में से आप लोग बताइए, ठीक है, देखते हैं कितने लोग आप लोग सही करते हो। बिल्कुल, देखिए बहुत लोगों का अब आंसर सही आने लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हो, है ना। क्या हो जाएगा, मित्रायनी, यानी क्या होगा, मित्रायनी संहिता से ही क्या होता है, इसी में बुराइयों में शामिल किया गया है कि ये जो मित्रायनी संहिता है, ठीक है, इसी रचना में नारी को सूर और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे मित्रायनी संहिता में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, आपको बताना है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, है ना। ऋग्वेदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था है ना वो कौन सी थी। क्या वो सभा था, क्या समिति थी, क्या विद्वत था, या फिर परिषद था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बिल्कुल देखिए परिषद, आप लोग जितने ऑप्शन नंबर डी कर रहे हो ना वो गलत हो, ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर इसका नहीं होगा। आप लोग चलिए बताएंगे ए। देखिए सभा और समिति तो अब हम लोग बात किए कि प्रजापति की ये क्या थी, सभा और समिति क्या थी, दो पुत्रियां थी, जो कि अथर्ववेद में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ऋग्वेदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, वो क्या था, जी बिल्कुल ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, है ना, विद्वत था। क्या था, विद्वत था, ठीक है। चलिए आप लोग अब आप लोग बताएंगे, अपना अपना स्कोर करेंगे, कमेंट कर बॉक्स में करेंगे कि आपका 20 में से कितने आंसर आपका सही हुए, ठीक है। चलिए तो बहुत लोग के देख पा रहे हैं कि 20 में 12, चलिए अमित जी का 12 सही हुआ है ना, राजन जी का 15 सही हुआ है, और अभिषेक जी का 17 सही हुआ है, आकाश जी का 16, है ना, ठीक है, और खुशबू जी का 17, ठीक है, और लक्ष्मी जी का 18 हुआ है। बहुत अच्छा स्कोर है लक्ष्मी जी आपका। और चलिए और आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए जिसका भी 15 से नीचे आ रहा है समझिए कि आप लोग का तैयारी इस टॉपिक से अच्छा नहीं है ना। जितने भी प्रश्न आप लोग गलत किए हो, सबसे पहले फिर से आप लोग क्या करोगे, एक बार वीडियो को देखोगे, है ना, और उसको क्या करोगे, आप लोग याद कर लोगे, ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में, है ना। उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो मेरे प्यारे साथियों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे आपको
हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए। और ये जो सेशन हम कराते हैं आपको ना, ये देखिए इस सेशन में आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको एमसीक्यू कराया जाता है। ठीक है, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सभी एग्जामों के लिए, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती की आप बात कर लीजिए, है ना, चाहे आप जेटेट की बात कर लीजिए, यूपी टेट की बात कर लीजिए, सुपर टेट की बात कर लीजिए, चाहे फिर टीजीटी की बात कर लीजिए, आप जितने भी टीचिंग एग्जाम में जो पूछे जाते प्रश्न हैं या फिर अदर एग्जाम में भी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाता है, तो ये जो क्लास आपको कराता हूँ मैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बेस्ड होता है, उसके साथ साथ में भी लूसेंट बेस्ड भी मैं आपको ये क्लास में कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए।